students, welcome to online video class. Today we will discuss about National Education Commission और कोठारी कमीशन 1964 to 66 के बारे में हम डिस्कस करेंगे। स्वतंत्र होते ही हम अपने देश की शिक्षा प्रणाली के सुधार के प्रयास में लग गए। इस संदर्भ में भारत सरकार के द्वारा सबसे पहला कदम यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन और राधाकृष्णन कमीशन, जिसका गठन 1948 में किया गया और इसने अपनी रिपोर्ट 49 में प्रस्तुत की, जिसके द्वारा विश्वविद्यालय शिक्षा के प्रशासन, संगठन और उसके स्तर को ऊंचा उठाने के संदर्भ में अनेक सुझाव दिए गए और इस सुझावों का क्रियान्वयन भी किया गया, परंतु वह सफलता हासिल नहीं हुई जिसे भारत सरकार हासिल करना चाहती थी। इस संदर्भ में भारत सरकार के द्वारा दूसरा कदम 1952 में सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन और मुदालियर कमीशन का गठन किया गया, जिसने वर्तमान समय के एवं तत्कालीन में माध्यमिक शिक्षा के दोषों को उजागर किया और माध्यमिक शिक्षा के पुनर्गठन हेतु अनेक सुझाव दिए। इस आधार पर प्रांतीय या राज्य सरकारों के द्वारा माध्यमिक शिक्षा के दोषों को दूर करने हेतु उसका पुनर्गठन किया गया, परंतु अभी वह सफलता हासिल नहीं हुई जिसे भारत सरकार चाहती थी। वह चाहती थी कि शिक्षा के समग्र स्तरों का पुनर्गठन हो और पूरे देश में एक समान शिक्षा संरचना लागू हो। इस संदर्भ में 14 जुलाई 1964 में डॉक्टर D.S. कोठारी की अध्यक्षता में 17 सदस्यीय कमेटी के आधार पर नेशनल एजुकेशन कमीशन का गठन किया गया। इस अध्यक्ष के नाम पे इसे कोठारी कमीशन भी कहते हैं। डॉक्टर D.S. कोठारी जो हैं वो UGC के चेयरमैन थे। तो इस तरह हम देखते हैं कि सबसे पहले भारत सरकार के द्वारा यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन और राधाकृष्णन कमीशन का गठन किया गया 1948 में, जिसने अपनी रिपोर्ट 49 में प्रस्तुत की। उसके बाद हमारा सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन और मुदालियर कमीशन का गठन 1952 में किया गया, जिसने अपनी रिपोर्ट 53 में प्रस्तुत की। फिर जो तीसरा प्रयास था हमारा भारत सरकार का, वह था कि आपका 1964 में नेशनल एजुकेशन कमीशन का गठन किया, जिसने अपनी रिपोर्ट 1966 में प्रस्तुत की। यह एक ऐसा कमीशन था जिसने शिक्षा के सभी स्तरों पे विचार विमर्श किया। यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन थी, वो सिर्फ यूनिवर्सिटी या विश्वविद्यालय शिक्षा के संदर्भ में अपने सुझाव दिए। जो सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन थी, वो सिर्फ माध्यमिक शिक्षा या सेकेंडरी एजुकेशन के संदर्भ में अपने सजेशंस प्रस्तुत करती है। लेकिन नेशनल एजुकेशन कमीशन और कोठारी कमीशन जो है वो शिक्षा के विभिन्न स्तरों पे अपने विचार और सजेशंस प्रस्तुत किए। जैसे कि हम देख सकते हैं कि उसने प्री प्राइमरी, प्राइमरी, सेकेंडरी, हायर और टेक्निकल एजुकेशन शिक्षा के जो भी स्तर है, निम्न से उच्चतर स्तर, सभी पे अपने इसके संगठन, प्रशासन और उसके स्तर को ऊंचा उठाने हेतु सजेशंस दिए। तो इस तरह हम देखते हैं कि कोठारी कमीशन जो है वो शिक्षा के जितने भी स्तर हैं सभी के विकास की बात वो करता है। तो ऑल लेवल ऑफ एजुकेशन वर कंसिडर्ड इन कोठारी कमीशन। तो इस तरह हम देखते हैं कि कोठारी कमीशन ने शिक्षा के सभी पहलुओं पे अपने सुझाव दिए। नेक्स्ट हम देखेंगे कि एम्स एंड एरियाज ऑफ कोठारी कमीशन। कोठारी कमीशन के जो उद्देश्य और कार्य क्षेत्र है, उसमें शिक्षा, वर्तमान भारतीय शिक्षा प्रणाली के दोषों के बारे में को देखते हुए उनके दूर करने के प्रयास किए गए हैं और उससे संबंधित आपके कैसे भारत का सर्वतोमुखी विकास हो, जिसमें उसके पॉलिटिकल, इकोनॉमिक एंड सोशल सभी एस्पेक्ट पे गुणात्मक विकास हो, जिसका जो शिक्षा के द्वारा किया जा सके, ऐसे उनके सुझाव थे। साथ ही साथ पूरे देश में किसी भी स्तर की किसी भी प्रकार की शिक्षा के प्रसार एवं उसमें गुणात्मक सुधार के लिए उपायों की खोज करना और इस संबंध में सरकार को सुझाव देना, ये सारे आपके कोठारी कमीशन के
उद्देश्य और कार्य क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। इसमें गुणात्मक सुधार की बात की जाती है। नेक्स्ट देखते हैं रिपोर्ट ऑफ कोठारी कमीशन। आयोग ने अपने इस काम को करने के लिए दो विधियों को अपनाती है, टू मेथड्स को अपनाती है, जिसमें एक है निरीक्षण एवं साक्षात्कार और दूसरी प्रश्नावली, ऑब्जर्वेशन एंड इंटरव्यू एंड सेकेंड क्वेश्चन है। तो इनके द्वारा वो शिक्षा के क्षेत्र में जो भी है, टीचर्स हैं, हेड मास्टर्स हैं, या जो भी अदर पर्सन हैं एजुकेशन से रिलेटेड, उन सभी के सुझावों को, उनके सुझावों के द्वारा जो भी विचार विमर्श होते हैं उनको अपनी रिपोर्ट में को प्रस्तुत करने में उनके सुझावों को डालते हैं। साथ ही साथ वो क्वेश्चन आया तैयार करते हैं, जिसे 5000 लोगों को बीच वितरित किया जाता है और 2400 लोग उसको उस क्वेश्चन आयर को फुलफिल करके सबमिट करते हैं, जिसका क्वेश्चन आयर को सांख्यिकीय विधि के आधार पर एक रिपोर्ट प्रस्तुत की जाती है और इस रिपोर्ट के द्वारा जो विचार विमर्श किया जाता है और उसको 29 जून 1966 को अपने रिपोर्ट के आधार पर एजुकेशन एंड नेशनल डेवलपमेंट नामक शीर्षक के आधार पे वो भारत सरकार के समक्ष प्रस्तुत की जाती है। कोठारी कमीशन का जो रिपोर्ट है, जो प्रतिवेदन है, वो 692 पेजेस के हैं, जिसे आपके 1692 पेज का एक लॉन्ग डॉक्यूमेंट्स के रूप में है, जिसे 3 चैप्टर में डिवाइड किया गया है। चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3। चैप्टर 1 में आपके 6 रिकमेंडेशन है, चैप्टर 2 में आपके 11 रिकमेंडेशन है और चैप्टर 3 में आपके 2 रिकमेंडेशन है। तो टोटल 90 रिकमेंडेशन कोठारी कमीशन के द्वारा दिए गए हैं। चैप्टर 1 में 6, चैप्टर 2 में 11 और चैप्टर 3 में 2। इस तरह से उन्होंने 90 सजेशंस के आधार पे शिक्षा के जो भी स्तर हैं, वो चाहे प्री प्राइमरी हैं या प्राइमरी है, सेकेंडरी है, ये हायर है या टेक्निकल एजुकेशन है, सभी पे के प्रशासन, संगठन और उसके स्तर को ऊंचा उठाने के लिए उन्होंने मेन सुझाव दिए हैं, मेन रिकमेंडेशन दिए हैं। उनके जो रिकमेंडेशन है उसके स्टार्टिंग में ही बताया गया, लिखा गया है, द ओपनिंग सेंटेंस रिपोर्ट द डिजाइनिटी ऑफ इंडिया इज बीइंग स्प्रेड इन द क्लासरूम। भारत के भविष्य का निर्माण कक्षाओं में हो रहा है। अगर इस उपयुक्त लाइनों को या पंक्तियों को देखते हैं तो इससे हमें ये समझने अर्थ निकालना चाहिए कि भारत के जो भविष्य का निर्माण हो रहा है वो विद्यालय को कक्षाओं में हो रहा है, जिसमें प्री प्राइमरी एजुकेशन से हायर एजुकेशन सभी पे के क्लासरूम में फोकस किया गया है, सभी शिक्षा के स्तरों पे फोकस किया गया है, ताकि शिक्षा के सभी स्तरों में गुणात्मक विकास हो, जिससे भारत के भविष्य का निर्धारण किया जाए। तो इसलिए उन्होंने क्वालिटी एजुकेशन को डेवलप करने की बात की है। वो प्राइमरी एजुकेशन से लेके टेक्निकल एजुकेशन, सभी शिक्षा के जितने भी स्तर है सभी पे आपके क्वालिटी डेवलप किया जाए। तो इससे हम देखते हैं कि मेन सजेशंस ऑफ नेशनल एजुकेशन कमीशन, तो उन्होंने उनके जो मेन सुझाव हैं उनके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो उन्होंने सुझाव में सबसे पहले शिक्षा के उद्देश्य से स्टार्ट करके शैक्षिक अवसरों की समानता, मतलब शिक्षा के जो भी पक्ष हैं सभी पे उन्होंने अपने सुझाव दिए हैं। इस तरीके से हम उनके मेन रिकमेंडेशन और सजेशंस ऑफ कोठारी कमीशन और नेशनल एजुकेशन कमीशन 1964 to 66 के बारे में देखते हैं। फर्स्ट हमारा है आपका सजेशंस रिगार्डिंग एम्स, ऑब्जेक्टिव्स और फंक्शन ऑफ एजुकेशन। शिक्षा के उद्देश्य, लक्ष्य अथवा कार्य संबंधी सुझाव। आयोग ने शिक्षा को राष्ट्र के विकास का मूल आधार माना है और उसने राष्ट्र के परिप्रेक्ष्य में शिक्षा के 5 उद्देश्य, लक्ष्य या कार्य निश्चित किया है। इन्हें पंचमुखी कार्यक्रम के रूप में संज्ञा दी गई है और इनमें से
प्रत्येक की प्राप्ति के लिए अनेक कार्य भी निश्चित किए गए हैं। इस पंचमुखी प्रोग्राम में जो है वो फर्स्ट है इंक्रीजिंग प्रोडक्शन थ्रू एजुकेशन, शिक्षा के द्वारा उत्पादन में वृद्धि करना। सेकेंड हमारा है स्ट्रेंथनिंग सोशल एंड नेशनल यूनिटी थ्रू एजुकेशन, शिक्षा के द्वारा सामाजिक तथा राष्ट्रीय एकता को सुदृढ़ करना। थर्ड है डेवलपमेंट ऑफ डेमोक्रेटिक वैल्यू थ्रू एजुकेशन, शिक्षा के द्वारा लोकतांत्रिक मूल्यों का विकास करना। फोर्थ है हमारा मॉडर्नाइजिंग द नेशन थ्रू एजुकेशन, शिक्षा द्वारा राष्ट्र का आधुनिकीकरण करना। और नेक्स्ट है हमारा टू डेवलप सोशल मॉरल एंड स्पिरिचुअल वैल्यू थ्रू एजुकेशन, शिक्षा द्वारा सामाजिक नैतिक और आध्यात्मिक मूल्यों का विकास करना। ये जो है ये शिक्षा के उद्देश्य निर्धारित किए गए थे। इसे पंचमुखी प्रोग्राम की संज्ञा दी गई है। पंचमुखी कार्यक्रम से बताया गया है जिसमें कि हमारा शिक्षा के द्वारा उत्पादन में वृद्धि करना है, शिक्षा द्वारा सामाजिक और राष्ट्रीय एकता को सुदृढ़ करना है, शिक्षा द्वारा लोकतांत्रिक मूल्यों का विकास करना है, शिक्षा के द्वारा राष्ट्र का आधुनिकीकरण करना है और शिक्षा द्वारा सामाजिक एवं नैतिक और आध्यात्मिक मूल्यों का विकास करना है। तो ये जो है हम इसमें फोकस करने के लिए आपके प्री प्राइमरी से लेकर टेक्निकल एजुकेशन पे ऐसी शिक्षा प्रोवाइड करें स्टूडेंट्स को जिससे हमारे देश के उत्पादन में वृद्धि हो, सामाजिक एवं राष्ट्रीय एकता का सुदृढ़ीकरण हो, लोकतांत्रिक मूल्यों का विकास हो, राष्ट्र का आधुनिकीकरण हो, साथ ही साथ सामाजिक नैतिक और आध्यात्मिक मूल्यों का विकास किया जाए। तो इस तरह से उन्होंने शिक्षा को के उद्देश्य में पंचमुखी कार्यक्रम के आधार पे सभी पक्षों के विकास पर जोर दिया है। नेक्स्ट हमारा है सजेशन रिगार्डिंग स्ट्रक्चर ऑफ एजुकेशन, शिक्षा की संरचना संबंधी सुझाव। इस संदर्भ में आयोग ने देश के लिए निम्नलिखित शिक्षा संरचना का प्रस्ताव रखा है, जिसमें है कि प्री प्राइमरी शिक्षा जो होगी वह 1 से 3 इयर्स के पीरियड की होगी। सेकेंड हमारा अपर प्राइमरी एजुकेशन वो 4 से 5 पीरियड की होगी, अवधि की होगी। थर्ड हमारा हायर प्राइमरी एजुकेशन जो आपके 4 to 3 पीरियड की होगी, 4 से 3 वर्ष की होगी। फिर हमारा है सेकेंडरी एजुकेशन जिसमें सामान्य वर्ग जनरल कैटेगरी के लिए 2 वर्ष की शिक्षा होगी, और सेकेंडरी एजुकेशन जिसमें वोकेशनल की बात की गई है, वोकेशनल वर्ग व्यावसायिक वर्ग या वोकेशनल क्लास की बात की गई है, वो 2 से 3 वर्ष की अवधि की होगी। और हायर प्राइमरी एजुकेशन जिसमें व्यावसायिक वर्ग उसमें भी 2 से 3 वर्ष की शिक्षा होगी। साथ ही आपके स्नातक शिक्षा जिसमें आपके कला विज्ञान वाणिज्य आर्ट साइंस एंड कॉमर्स के लिए 3 वर्ष की शिक्षा होगी, ग्रेजुएशन 3 साल की होगी। और स्नातक स्तर की शिक्षा ग्रेजुएशन लेवल एजुकेशन जिसमें इंजीनियरिंग एवं मेडिकल जो है वो 3 से 4 वर्ष की अवधि की होगी। और लास्ट में पोस्ट ग्रेजुएशन परास्नातक जो सभी विभाग के लिए डिपार्टमेंट के लिए 2 या 3 वर्ष की अवधि की होगी। और लास्ट में अनुसंधान कार्य PhD के लिए आपके 2 से 3 वर्ष के समय का निर्धारण किया गया। इस तरह से उन्होंने शिक्षा की संरचना पे फोकस किया है, और जिसमें 10+2+3 शिक्षा के संरचना की स्ट्रक्चर की बात की जाती है। नेक्स्ट हम देखते हैं सजेशन रिगार्डिंग एडमिनिस्ट्रेशन फाइनेंस एंड प्लानिंग फॉर एजुकेशन, शिक्षा के प्रशासन वित्त और योजना संबंधी सुझाव, जिसमें आपके शिक्षा के प्रशासन संबंधी सुझाव में उन्होंने शिक्षा को राष्ट्रीय महत्व का विषय मानते हुए यह बताया है कि शिक्षा के लिए केंद्र में नेशनल एजुकेशन एक्ट बनाया जाए, और स्टेट में या प्रांत में आपके स्टेट एजुकेशन एक्ट बनाया जाए, जिसके द्वारा शिक्षा के सभी स्तरों पे कार्य किया जाए। साथ ही उन्होंने कैब को जो केंद्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड है
उसके आधार पे उन्होंने शिक्षा के संदर्भ में सलाह देने के लिए उसके उसकी बात उसे अधिकार दिए गए। साथ ही एनसीईआरटी को जो अखिल भारतीय स्तर पर विद्यालय शिक्षा के कार्य भार को उसे उसके ऊपर सौंपा गया है। तो इस तरह उन्होंने शिक्षा के प्रशासन संबंधी सुझाव में केंद्र सरकार के लिए नेशनल एजुकेशन एक्ट, स्टेट के लिए आपके स्टेट एजुकेशन एक्ट और कैब, साथ ही एनसीईआरटी को विद्यालय शिक्षा, इन सभी के कार्य सौंपा है। तो इस तरह से शिक्षा का प्रशासन इन सभी के द्वारा किया जाएगा। नेक्स्ट है शिक्षा के वित्त संबंधी सुझाव में उन्होंने यह स्पष्ट किया है कि 1965 टू 66 की अपेक्षा 1985 और 86 के छात्रों की संख्या कम से कम दुगनी हो जाएगी और प्रति छात्र में जो व्यय है वो आपके 12 रुपये के स्थान पे 54 रुपये हो जाएगी, जिससे शिक्षा के बजट में प्रतिवर्ष वृद्धि करना होगा। इसके लिए उन्होंने कहा कि जो भी सकल राष्ट्रीय आय है आपके मतलब कि जो भी बजट है उसके शिक्षा के क्षेत्र में कम से कम 6% शिक्षा के क्षेत्र में खर्च किया जाए और राज्य सरकार भी अपने बजट के आधार पर शिक्षा में धनराशि आवंटित करेगी और व्यक्तिगत स्रोतों से अधिक धन प्राप्त करने की भी बात करते हैं और साथ ही शिक्षा हेतु आय के स्रोत बढ़ाने के उपायों को खोजे किए जाए। इस क्षेत्र में रिसर्च वर्क करने की उन्होंने बात की है। नेक्स्ट है शिक्षा के नियोजन संबंधी प्लानिंग से रिलेटेड उन्होंने जो सजेशंस दिए हैं उसमें कहा गया है कि शैक्षिक नियोजन में आपके सेंट्रल प्लस स्टेट दोनों स्तर पर अलग अलग किए जाए शैक्षिक नियोजन, और साथ ही विद्यालय शिक्षा का नियोजन स्थानीय निकाय लोकल अथॉरिटी के द्वारा किया जाए और उच्च शिक्षा का जो प्लानिंग है नियोजन है वो आपके स्टेट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा किया जाए। इस तरह से उन्होंने कहा कि जो भी शैक्षिक नियोजन इस प्रकार से किया जाए कि 6 से 14 वर्ष के सभी बच्चों के लिए अनिवार्य और निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था हो सके, माध्यमिक शिक्षा 70% बच्चों के लिए पूर्ण शिक्षा हो सके और शेष 30% जो 30% जो जूनियर स्टूडेंट हैं, मेधावी छात्राएं हैं को ही उच्च शिक्षा में प्रवेश मिल सके। इस तरह से उन्होंने अपने सुझाव दिए हैं। नेक्स्ट हमारा है सजेशन रिगार्डिंग स्कूल एजुकेशन, विद्यालय शिक्षा के संदर्भ में सुझाव। तो विद्यालय शिक्षा के प्रशासन एवं निरीक्षण संबंधी सुझाव में उन्होंने केंद्र में नेशनल बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन के साथ ही उन्होंने इंडियन एजुकेशन सर्विस के गठन की भी बात की है और प्रत्येक स्टेट में उन्होंने स्टेट बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन साथ ही स्टेट एजुकेशन सर्विस दोनों के गठन की बात करके उन्होंने विद्यालय शिक्षा के प्रशासन के विषय में अपने महत्वपूर्ण सुझाव दिए हैं। साथ ही देश में जो भी अनेक प्रकार के स्कूल्स हैं विद्यालय, उसमें सरकारी, गैर सरकारी, स्थानीय निकायों द्वारा संचालित, सहायता प्राप्त और गैर सहायता प्राप्त जितने भी विद्यालय हैं सभी में कम से कम आपके 20 वर्षों तक समान विद्यालय प्रबंधन पद्धति का विकास किया जाए और इनकी प्रबंध समितियों में शिक्षा विभाग के व्यक्तियों का प्रतिनिधित्व हो, ऐसा उन्होंने अपने सुझाव रखे हैं। नेक्स्ट है उनका सजेशन रिगार्डिंग करिकुलम, पाठ्यचर्या के संबंध में उन्होंने अपने सुझाव देते हुए कहा कि प्री प्राइमरी, हायर प्राइमरी, सेकेंडरी और हायर सेकेंडरी सभी की जो पाठ्यचर्या उसकी रूपरेखा निर्धारण किया जाए और त्रिभाषा सूत्र को संशोधित रूप में प्रस्तुत किया जाए। उन्होंने पाठ्यचर्या निर्माण के सिद्धांत में बताया कि विद्यालय पाठ्यचर्या का निर्माण बेसिक सिद्धांतों के अनुरूप हो और जिसमें सभी स्तर की शिक्षा पे जोर दिया जाए। प्राथमिक शिक्षा की पाठ्यचर्या पूरे देश के लिए समान होनी चाहिए और यह सरल भी होनी चाहिए। साथ ही मातृभाषा में पे बल दिया जाए। माध्यमिक शिक्षा के लिए पूरे देश में एक कोर करिकुलम आधारभूत पाठ्यचर्या
होनी चाहिए। व्यावसायिक वर्ग की पाठ्यचर्या स्थान विशेष की आवश्यकताओं पर आधारित होनी चाहिए। वोकेशनल एजुकेशन के लिए जो करिकुलम बनेगा वो जिस क्षेत्र के लिए बनेगा उस क्षेत्र से रिलेटेड करके वहाँ के करिकुलम को बनाया जाएगा। साथ ही माध्यमिक स्तर के सामान्य एवं व्यवसायिक किसी भी वर्ग की पाठ्यचर्या अपने आप में पूर्ण इकाई होनी चाहिए और विशिष्टीकरण की व्यवस्था उच्च माध्यमिक स्तर पर ही होनी चाहिए। तो इस तरह से उन्होंने करिकुलम में जो भी पाठ्यचर्या का निर्धारण किया उसमें मदर टंग या क्षेत्रीय भाषा, गणित, सोशल स्टडीज़, क्रिएटिव वर्क, सोशल सर्विस से संबंधित उन्होंने करिकुलम रखने की बात की है। और साथ ही हायर प्राइमरी के लिए उन्होंने मदर टंग, इंग्लिश या हिंदी, मैथ्स, साइंस, सोशल स्टडी, आर्ट, सोशल सर्विस, हेल्थ एजुकेशन, इस तरह के सब्जेक्ट रखने के सजेशंस दिए हैं। और सेकेंडरी एजुकेशन के लिए उन्होंने करिकुलम के निर्धारण में मदर टंग या क्षेत्रीय भाषा, हिंदी अथवा कोई अन्य संघीय भाषा, साथ ही मैथ्स, सोशल साइंस, एग्रीकल्चर, हेल्थ एजुकेशन, मोरल एंड स्पिरिचुअल वैल्यूज़ की एजुकेशन की उन्होंने बात की है। और हायर सेकेंडरी में उन्होंने आपके कोई भी आधुनिक भारतीय संघीय भाषा, साथ ही कोई आधुनिक विदेशी भाषा और कोई शास्त्रीय भाषा, साथ ही साथ उन्होंने कोई कृषि भाषा जिसके साथ हिस्ट्री, भूगोल, इकोनॉमिक्स, लॉजिक, साइकोलॉजी, सोशलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायोलॉजी और होम साइंस, ये सारे चीज़ों को उन्होंने रखने की बात की है। नेक्स्ट हम देखेंगे सजेशन रिगार्डिंग टीचिंग मेथड। टीचिंग मेथड से रिलेटेड उनके जो सुझाव थे वह थे कि शिक्षण विधियाँ लचीली होनी चाहिए, गतिशील होनी चाहिए और क्रिया प्रधान एवं रोचक होनी चाहिए। शिक्षकों को नवीन शिक्षण विधियों के प्रयोग के लिए प्रोत्साहन दिया जाए। इसके लिए कार्यशालाओं और संगोष्ठी और वर्कशॉप और सेमिनार का आयोजन किया जाए। टीचिंग जो भी न्यू टीचिंग मेथड्स आ रहे हैं उनको लेकर साथ ही विद्यालयों को शिक्षण संबंधी सहायक सामग्री उपलब्ध कराया जाए। आकाशवाणी के सहयोग से पाठों का प्रसारण किया जाए और शिक्षकों को सहायक सामग्री निर्माण करने का प्रशिक्षण दिया जाए और इनके निर्माण विद्यालयों में कार्यशालाओं का आयोजन किया जाए। तो इन सब के द्वारा उन्होंने टीचिंग मेथड जो उसे ईजी, इंटरेस्टफुल बनाने की बात करते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं सजेशन रिगार्डिंग टेक्स्ट बुक। विद्यालय शिक्षा की पाठ्य पुस्तकों के संबंध में सुझाव। कमीशन ने पाठ्य पुस्तकों को तैयार करने के लिए राष्ट्रीय स्तर पर व्यापक योजना बनाई है। पाठ्य पुस्तकों के निर्माण के लिए उन्होंने एनसीईआरटी को निर्धारित सिद्धांतों के आधार पर कार्य करने की बात की है। साथ ही राष्ट्रीय स्तर पर पाठ्य पुस्तकों के लेखन के लिए प्रतिभावान एवं जो परिश्रमिक व्यक्ति हैं उन्हें कार्य कराया जाए और इस कार्य के लिए उन्हें प्रोत्साहन दिया जाए। साथ ही साथ पाठ्य पुस्तकों का निर्माण, उनका परीक्षण और मूल्यांकन राज्य सरकारों का भी उत्तरदायित्व होना चाहिए। प्रत्येक राज्य में पाठ्य पुस्तक समितियों का निर्माण किया जाए। इस संदर्भ में हम देखते हैं कि कोठारी कमीशन ने पाठ्य पुस्तकों के संबंध में जो सुझाव दिए उसमें विद्यालय शिक्षा को लेकर जो पाठ्य पुस्तकें का निर्माण किया जाए उसके लिए एनसीईआरटी को कार्यभार सौंपा गया और इसमें सिर्फ प्रतिभावान व्यक्तियों को और पारिश्रमिक देकर उन्हें प्रोत्साहन करने की बात की गई तथा प्रत्येक राज्य में पाठ्य पुस्तक समिति की गठन करने की बात की जाती है। नेक्स्ट हम देखते हैं सजेशन रिगार्डिंग एजुकेशनल गाइडेंस एंड काउंसलिंग। आयोग की दृष्टि में शैक्षिक निर्देशन एवं परामर्श का उद्देश्य छात्र छात्राओं की शैक्षिक समस्याओं का समाधान करना था। जैसे कि ये समस्याएं थी बच्चों में विद्यालय में मन न लगना, कोई विषय समझ में ना आना, विद्यालय समाज में समायोजन न करना आदि ये सारी समस्याएं थी। इन समस्याओं को दूर करने के लिए उन्होंने छात्र छात्राओं के लिए निर्देशन एवं परामर्श की व्यवस्था प्राथमिक स्तर पर ही की जाए। माध्यमिक स्तर पर छात्रों की उनकी रुचि और योग्यता के आधार पर शैक्षिक एवं व्यावसायिक निर्देशन एवं परामर्श दिया जाए। माध्यमिक स्तर पर निर्देशन के द्वारा पिछड़े और प्रतिभावान छात्रों की पहचान की जाए। प्रत्येक
जिले में कम से कम विद्यालय में शैक्षिक निर्देशन और परामर्श की विशेष व्यवस्था की जाए और 10 विद्यालयों पर एक निर्देशन और परामर्श अधिकारी की नियुक्ति की जाए। इस संदर्भ में उन्होंने अपने ये सारे सजेशन दिए। साथ ही मार्गदर्शन कार्यकर्ताओं के प्रशिक्षण की व्यवस्था राजकीय मार्गदर्शन ब्यूरो और प्रशिक्षण महाविद्यालयों में की जाए। माध्यमिक विद्यालयों के शिक्षकों को अंतरों सेवा कार्यक्रम के अंतर्गत निर्देशन और परामर्श के विषय में सामान्य जानकारी देने की बात उन्होंने कही है। साथ ही विद्यालय नेक्स्ट उनका है सजेशन रिगार्डिंग इवैल्यूएशन। आयोग ने इवैल्यूएशन के संदर्भ में अपने सुझाव देते हुए बताया है कि कक्षा 1 से 4 तक आपके जो छात्रों का मूल्यांकन है वो सिर्फ आंतरिक हो, इंटरनल असेसमेंट पे किया जाए और उनकी योग्यता के आधार पर कक्षा उन्नति किया जाए, मतलब उन्हें दूसरे कक्षा में प्रमोशन किया जाए। प्राथमिक स्तर के अंत में जिले स्तर पर बाह्य परीक्षा होनी चाहिए। इसकी व्यवस्था जिला अधिकारी करे और वह ही उत्तीर्ण छात्रों को प्रमाण पत्र दे। साथ ही उन्होंने उत्तर पर अंक देने को वस्तुनिष्ठ बनाने की बात की गई है। आंतरिक और बाह्य परीक्षाओं के प्राप्तांक अलग अलग होनी चाहिए। एग्जाम्पल जैसे आज 20 मार्क्स का इंटरनल्स होता है और 80 मार्क्स का आपका एग्जाम होता है। बोर्ड की परीक्षा में श्रेणी के स्थान पर ग्रेड प्रणाली को अपनाने की बात की गई है। साथ ही उन्होंने शिक्षा के संबंध में आपके जो नेक्स्ट सुझाव हैं वो है सजेशन रिगार्डिंग यूनिवर्सिटी एजुकेशन। विश्वविद्यालय शिक्षा के संदर्भ में सुझाव। आयोग ने विश्वविद्यालय शिक्षा को प्रभावी बनाने के लिए अनेक सुझाव दिए हैं, जिसमें ये है कि यूजीसी का पुनर्गठन किया जाए और इसके जो कुल सदस्यों के 1/3 सदस्य विश्वविद्यालयों के प्रतिनिधि होने चाहिए। मतलब जो भी यूजीसी के मेंबर होंगे, जो भी यूनिवर्सिटी है उनके सदस्य उसमें शामिल होंगे। साथ ही यूजीसी को और सशक्त बनाया जाए और उसे उच्च शिक्षा संस्थानों के अनुदान देने के साथ साथ निरीक्षण सुपरविजन करने का भी अधिकार दिया जाए और उच्च शिक्षा के स्तर को बनाए रखने के लिए उसे उत्तरदायित्व सौंपा जाए। सेंटर ऑफ एडवांस स्टडी उच्च अध्ययन केंद्रों की स्थापना की जाए। कृषि, एग्रीकल्चर, इंजीनियरिंग एवं मेडिकल की हायर एजुकेशन की देखरेख के लिए केंद्र में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की भांति यूजीसी के जैसे ही एक अलग से संस्थाएं स्थापित की जाए। साथ ही सभी विश्वविद्यालय को अंतर विश्वविद्यालय परिषद इंटर यूनिवर्सिटी काउंसिल का सदस्य बनाया जाए। साथ ही विश्वविद्यालयों को पाठ्यक्रम निर्माण, शिक्षकों की नियुक्ति, छात्रों के चयन और अनुसंधान कार्य के क्षेत्र में स्वायत्तता मिलनी चाहिए और विश्वविद्यालयों के विवादाध्यक्षों के लिए जो भी डिपार्टमेंट्स के लोग हैं अपने अपने विभागों की व्यवस्था करने के लिए स्वतंत्रता मिलनी चाहिए। इस तरीके से उन्होंने अपने सुझाव दिए हैं। उन्होंने विश्वविद्यालय शिक्षा के संबंध में सुझाव देते हुए नए विश्वविद्यालयों की स्थापना की बात कही है। वरिष्ठ विश्वविद्यालयों की स्थापना के सुझाव दिए हैं, जिसमें कि जो भी कुछ विश्वविद्यालय हैं जिसमें पीजी की पढ़ाई होती है और शोध कार्य पर विशेष बल देने की बात करते हैं, उन्हें वरिष्ठ विश्वविद्यालय कहते हैं। जहां पीजी की पढ़ाई और रिसर्च वर्क का कार्य कराया जाता है उन्हें सीनियर यूनिवर्सिटी बताया गया है। और साथ ही प्रारंभ में केवल 6 विश्वविद्यालय हैं को वरिष्ठ विश्वविद्यालय के रूप में विकसित किया गया और इन विश्वविद्यालयों को संपूर्ण वित्तीय भार जो है, फाइनेंस जो है वो यूजीसी पर होगा और इन विश्वविद्यालयों में अति मेधावी छात्रों को ही प्रवेश मिलेगा और विश्वविद्यालय द्वारा छात्रों को स्कॉलरशिप देने की बात करती है। साथ ही नए महाविद्यालयों की स्थापना संबंधी सुझाव देते हैं। नए महाविद्यालयों को मान्यता के स्थान पर पुराने महाविद्यालयों का विस्तार किया जाए और एक महाविद्यालय में 500 से 1000 छात्र या छात्राएं होने चाहिए। साथ ही स्वायत्त महाविद्यालयों की स्थापना संबंधी सुझाव। स्वायत्त मतलब कि ऑटोनोमस कॉलेज खोलने की बात और विकसित करने की बात की जाती है। इन महाविद्यालयों को विश्वविद्यालयों की भांति अपना पाठ्यक्रम बनाने और अपने छात्रों की परीक्षा लेने का अधिकार होगा। अन्य छात्रों में ये समान महाविद्यालयों के भांति होंगे। अन्य क्षेत्रों में तो जैसे कि हमारा वुमेंस कॉलेज है वो ऑटोनोमस कॉलेज है, जिसमें उसे अपने करिकुलम बनाने और अपने
कॉलेज में एग्जाम लेने सभी का पे अपना ही उसका अधिकार है, राइट्स है। नेक्स्ट है हमारा इसमें अंशकालिक शिक्षा और पत्राचार पाठ्यक्रम संबंधी कार्यक्रम। तो इसे हम देखते हैं कि आपके जो भी हैं उसमें यूनिवर्सिटी में शॉर्ट टर्म एजुकेशन और कॉरेस्पॉन्डेंस करिकुलम चलाने की बात की जाती है। नेक्स्ट हम देखेंगे सजेशन रिगार्डिंग एग्रीकल्चर एजुकेशन, कृषि शिक्षा संबंधी सुझाव। आयोग ने स्पष्ट किया कि भारत एक कृषि प्रधान देश है। यहाँ कि जो 70% जो लोग हैं वो कृषि को ही अपनी जीविका का साधन मानते हैं। तो इस तरह हम देखते हैं कि उन्होंने कृषि शिक्षा की पूरी रूपरेखा प्रस्तुत करने के प्रयास किए हैं। इसके संबंध में उन्होंने निम्नलिखित सुझाव दिए हैं। विश्वविद्यालय स्तर पर कृषि शिक्षा, प्राथमिक स्तर पर कृषि संबंधी सामान्य जानकारी को पाठ्यचर्याओं का अनिवार्य अंग बनाया जाए। माध्यमिक स्तर पर जूनियर कृषि विद्यालयों की स्थापना पर विचार त्याग दिया जाए। माध्यमिक स्तर पर कृषि को कार्यानुभव का महत्वपूर्ण अंग बनाया जाए। उच्चतर माध्यमिक स्तर पर कृषि विषय में विशिष्टीकरण की व्यवस्था की जाए। उन्होंने फिर पॉलिटेक्निक स्तर पर कृषि शिक्षा की बात की है। महाविद्यालय कॉलेज स्तर पर कृषि शिक्षा की बात की है और विश्वविद्यालय यूनिवर्सिटी स्तर पर कृषि शिक्षा की बात की है, जिसमें है कि जो भी आपकी एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी उसमें 25% छात्रों को स्कॉलरशिप मिलना चाहिए और कृषि एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी बनाने के लिए, कृषि विश्वविद्यालय बनाने के लिए कम से कम 1000 एकड़ कृषि योग्य भूमि होनी चाहिए। साथ ही स्नातक पाठ्यक्रम कक्षा 10 के बाद 5 वर्ष का, कक्षा 12 के बाद 3 वर्ष का हो और इसमें सैद्धांतिक शिक्षण की अपेक्षा थ्योरी की अपेक्षा प्रैक्टिकल पे ज़्यादा फोकस कराने की बात की गई है। इस तरह से उन्होंने कृषि शिक्षा के विषय में सभी शिक्षा के जो भी स्तर है आपके सभी पे शिक्षा देने की बात करते हो, चाहे आपका प्राइमरी हो, सेकेंडरी हो या कॉलेज लेवल, साथ ही यूनिवर्सिटी, सभी स्तरों पे शिक्षा को समान रूप से देने की बात की जाती है। नेक्स्ट है हमारा सजेशन रिगार्डिंग वोकेशनल एंड टेक्निकल एजुकेशन। आयोग ने सबसे पहले अधिक बल शिक्षा के उत्पादन से जोड़ने पर दिया है। इसकी सम्मति में माध्यमिक शिक्षा का व्यवसाय करने से शिक्षा और उत्पादन में संबंध स्थापित किया जा सकता है। पॉलिटेक्निक और इंजीनियरिंग कॉलेजों में इस क्षेत्र में विशेष भूमिका निभाई जा सकती है, जिसमें है कि आपके ज़्यादा से ज़्यादा पॉलिटेक्निकल एंड वोकेशनल स्कूल खोले जाए और जो नए पॉलिटेक्निकल कॉलेज है केवल औद्योगिक क्षेत्रों में ही खोले जाए और इसमें जो बच्चा जिस क्षेत्र में इंटरेस्ट लेता है उसे उसी अनुसार शिक्षा देने का प्रावधान हो। पॉलिटेक्निक कॉलेज में महिलाओं की रुचि के उद्योगों की भी शिक्षा की व्यवस्था की जाए और इन पाठ्यक्रमों में थ्योरी के नॉलेज देने की अपेक्षा प्रैक्टिकल नॉलेज पे ज़्यादा फोकस कराने की बात की जाती है। साथ है उच्च इंजीनियरिंग, हायर इंजीनियरिंग शिक्षा क्षेत्र में उन्होंने सेंट्रल टेक्निकल एजुकेशन इंस्टीट्यूट के गठन करने की बात केंद्र सरकार के समक्ष प्रस्तुत की है, जिसमें कि केंद्र सरकार के द्वारा CTEI का गठन किया जाए। नए इंजीनियरिंग कॉलेजों की स्थापना मानव शक्ति के मांग के आधार पर किए जाए, जहां आवश्यक हो वहां पत्राचार पाठ्यक्रम शुरू किए जाए। इंजीनियरिंग कॉलेजों के शिक्षकों को अपने अपने क्षेत्र में अप टू डेट नॉलेज रखने के लिए उन्हें समर इंस्टीट्यूशंस की व्यवस्था करने की बात की जाती है। नेक्स्ट हमारा सजेशन रिगार्डिंग साइंस एजुकेशन एंड रिसर्च। आयोग ने स्पष्ट रूप से ये कहा था कि देश के आर्थिक विकास, उसकी सुरक्षा और उसके आधुनिकीकरण के लिए विज्ञान की शिक्षा अति आवश्यक है। इस संदर्भ में उन्होंने विज्ञान शिक्षा को महत्वपूर्ण स्थान बताते हुए उसके संदर्भ में अनेक सुझाव दिए थे, जिसमें था कि नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस का पुनर्गठन किया जाए और विज्ञान शिक्षा के विस्तार एवं उन्नयन के लिए इसे उत्तरदायी माना जाए। साथ ही विकसित देशों में राष्ट्रीय आय का 2% से भी अधिक वैज्ञानिक शोधों पर व्यय किया जाता है। हमारे देश में केवल 0.03% ही व्यय किया जाता है। इस धनराशि को बढ़ाया जाए। विज्ञान की शिक्षा प्रारंभिक कक्षाओं से ही शुरू की जाए और इसके लिए क्षेत्रीय भाषाओं में वैज्ञानिक शब्दावली का विकास किया जाए और विज्ञान के स्नातक जिसमें ग्रेजुएशन, PG और स्पेशल करिकुलम में सुधार किए जाए। उन्हें
अप टू डेट बनाया जाए और इसे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे ये करिकुलम होने चाहिए। साथ ही उन्होंने विज्ञान एवं गणित की उच्च शिक्षा हेतु सेंटर ऑफ एडवांस स्टडीज़ की स्थापना करने की बात की है, जो यूनिवर्सिटी यूजीसी के आवश्यक आर्थिक सहायता देने की बात की गई है। साथ ही आपके जो भी रिसर्च वर्कर हैं उनको आर्थिक सहायता दी जाएगी और उन्हें विदेश जाने की सुविधा देने की बात की जाती है। नेक्स्ट है हमारा सजेशन रिगार्डिंग टीचर स्टेटस एंड टीचर एजुकेशन। उन्होंने टीचर के डेवलपमेंट करने की बात की है, उनके स्तर को सुधारने के लिए, सेवा शर्तों को सुधारने के लिए उन्होंने पीपल बेनिफिट प्रोग्राम अपनाने की बात की है, जिसमें उन्हें पीएफ, लाइफ इंश्योरेंस एंड पेंशन देने की बात करते हैं। साथ ही साथ उन्हें जो वेतन है उसको बढ़ाने की बात करते हैं। साथ ही नियुक्ति एवं पदोन्नति के लिए जिसके पास योग्यता हो उसको महत्व देना चाहिए, और जो पीएचडी के कार्य के लिए टीचर्स को जागरूक किया जाए। साथ ही जो पदोन्नति का आधार है वो वरीयता के स्थान पर योग्यता को रखा गया, और अपने पदों पर कुशलता का परिचय देने वाले को अग्रिम वेतन वृद्धि दी जाए, ऐसी हो। सभी स्तरों पर महिला शिक्षकों की नियुक्ति को प्रोत्साहन देते हैं। साथ ही उन्होंने प्रति 5 वर्ष के शिक्षकों के वेतनमान में पुनः निरीक्षित करने की बात करते हैं। साथ ही साथ जो टीचर ट्रेनिंग की बात की जाए तो वो जो उनका कहना है कि जो बीएड करते हैं उनको कम से कम 3 साल का एक्सपीरियंस हो, तभी वो एमएड करे, और एमएड जो है उसकी जो कार्य अवधि है उसे 2 वर्ष का कर दिया जाए। इसी तर्ज पर 2014 से 15 में जो एमएड है वो 2 वर्ष का कर दिया गया है, जो 1964 में कोठारी कमीशन ने एमएड को 2 वर्ष करने का सुझाव दिया था, उसका अनुपालन इतने दिन बाद किया गया है। साथ ही साथ उन्होंने प्रत्येक राज्य में स्टेट बोर्ड ऑफ टीचर एजुकेशन की स्थापना करने की बात की है, जो शिक्षकों को ट्रेनिंग और उनके कार्यक्रमों के लिए उत्तरदायित्व की बात करते हैं। साथ ही सभी शिक्षण प्रशिक्षण संस्थाओं में शिक्षण प्रशिक्षण कॉलेज की मान्यता प्राप्त होगी, और सभी शिक्षकों को 5 वर्ष में एक बार देश भ्रमण हेतु किराया भत्ता एलटीसी देने की बात की जाती है। मतलब आपके टीचरों को ज़्यादा से ज़्यादा सेवा शर्तों और वेतन से संबंधित सुझाव देने की बात की जाती है, जिसमें आपके उनके वेतनमान संबंधी सुझाव है, नियुक्ति एवं पदोन्नति संबंधी सुझाव है, सेवा शर्तों संबंधी सुझाव है, शिक्षा संबंधी सुझाव, जिसमें कि शिक्षण प्रशिक्षण कार्यक्रम में जो अलगाव है, आइसोलेशन है, उसको दूर किया जाए। तो इस तरह से उन्होंने शिक्षक प्रशिक्षण की बात करते हैं। साथ में शिक्षा के स्तर में जो गिरावट आ रही है उस पर भी फोकस करते हैं। इसलिए उन्होंने जो टीचर ट्रेनिंग कार्यक्रम है, बीएड है और एमएड, उसे 1 वर्ष को बढ़ाकर 2 वर्ष करने की उन्होंने बात की है। नेक्स्ट है हमारा सजेशन रिगार्डिंग वीमेंस एजुकेशन। आयोग की समिति में बच्चों के चरित्र निर्माण, परिवारों की उन्नति और राष्ट्रीय मानव संसाधनों के विकास के लिए स्त्रियों की शिक्षा पुरुषों की शिक्षा से अधिक महत्व है। इसके लिए उन्होंने बालिकाओं के लिए 20 वर्षों के अंदर प्राथमिक विद्यालय खोलने की बात की है, जिसमें सभी बालिकाओं को प्राथमिक शिक्षा दी जाए। साथ ही सभी को पत्राचार पाठ्यक्रमों के द्वारा उनकी शिक्षा की व्यवस्था किया जाए। प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रमों में स्त्री शिक्षा पर विशेष ध्यान देने की बात करते हैं। साथ ही जहां महिलाओं की उच्च शिक्षा की अधिक मांग हो रही है वहां पर अलग से महिला महाविद्यालय विमेंस कॉलेज खोलने की बात की गई है। साथ ही उन्हें पाठ्यक्रम सुविधा और आर्थिक सहायता देने की भी बात की जाती है। नेक्स्ट है सजेशन रिगार्डिंग एडल्ट एजुकेशन, एडल्ट एंड सोशल एजुकेशन। आयोग ने प्रौढ़ शिक्षा को व्यापक बताते हुए प्रौढ़ शिक्षा के संदर्भ में उसके स्वरूप, उसके प्रशासन एवं संगठन, प्रौढ़ शिक्षा की व्यवस्था, उसके निरंतरता की बात की है। साथ ही प्रौढ़ों को शिक्षित करने के लिए स्टेट बोर्ड ऑफ एडल्ट एजुकेशन की स्थापना करने की बात की गई है, और राज्य में और केंद्र में नेशनल बोर्ड ऑफ एडल्ट एजुकेशन की गठन करने की बात की गई है, जिसके आधार पे एडल्ट को एजुकेशन प्रोवाइड कराया जाए। नेक्स्ट है हमारा सजेशन रिगार्डिंग इक्वालिटी ऑफ एजुकेशनल अपॉर्चुनिटी। लोकतंत्रीय समाज में
सबको शिक्षा प्राप्त करने के समान अवसर होने चाहिए। इस परिदृश्य में आयोग ने अपने उस समय के सुझाव के आधार पर उन्होंने दो असमानताओं को देखी, जिसमें था कि एक शिक्षा के विभिन्न स्तरों पर बालक बालिकाओं की शिक्षा में असमानता और दूसरे कि उच्च वर्ग और पिछड़े वर्ग, अनुसूचित जाति और पिछड़े क्षेत्रों में रहने वाले लोगों की शिक्षा में असमानता। इन असमानताओं को दूर करने के लिए उन्होंने शैक्षिक अवसरों की समानता सुलभ कराने की प्रयास की, जिसमें उन्होंने कक्षा 1 से 8 तक सभी को फ्री एंड निःशुल्क एजुकेशन की व्यवस्था की बात की। साथ ही उन्होंने बच्चों के लिए पाठ्य पुस्तकें, लेखन सामग्री निःशुल्क दिए जाए। माध्यमिक स्तर एवं उच्च स्तर पर निर्धारित छात्रों को शुल्क मुक्त किया जाए, उन्हें किसी भी तरह का फी नहीं लिया जाए। माध्यमिक एवं उच्च स्तरों पर बैंक बुक योजनाएं चलाई जाए और माध्यमिक एवं उच्च शिक्षा स्तरों पर पुस्तकालयों में पाठ्य पुस्तकें प्रचुर मात्रा में हो, ऐसे उन्होंने शिक्षा से संबंधित प्रावधान दिया। साथ ही उन्होंने जो भी माध्यमिक स्तर पर जो आपके स्कॉलरशिप दी जा रही है, उसका वित्तीय भार जो है राज्य सरकारों पे होना चाहिए और उच्च स्तर पर छात्रों को दी जाने वाली जो छात्रवृत्ति है, स्कॉलरशिप है, उसका जो वित्तीय भार है वो केंद्र सरकार पर होनी चाहिए। इस तरह से उन्होंने शैक्षिक अवसरों की समानता पर बल दिया। साथ ही उन्होंने पिछड़े वर्ग के बच्चों के लिए वर्तमान सुविधाओं को जारी रखा। साथ ही उन्हें समान छात्रों को दी जाने वाली सुविधाएं, जो भी समान छात्रों को सुविधाएं दी जाती है, वैसे ही पिछड़े वर्ग के लोगों बच्चों को सुविधाएं दी जाने की बात करते हैं। नेक्स्ट है हमारा स्टूडेंट इनरोलमेंट एंड मैन पावर। आयोग ने स्पष्ट किया कि राष्ट्र के विकास के लिए मानव शक्ति का निर्माण आवश्यक है और मानव के निर्माण के लिए शिक्षा का प्रसार करना आवश्यक है। इस परिदृश्य में उन्होंने शिक्षा के समान अवसर पर बल देते हुए छात्र नामांकन और मानव शक्ति पर बल दिया, स्टूडेंट इनरोलमेंट एंड मैन पावर, जिसमें यह बताया गया कि शिक्षा के महत्व को समझते हुए इस पर अधिक व्यय किया जाए। शिक्षा पर केंद्रीय बजट का केवल 2% ही व्यय किया जाता था, जो कि उसे बढ़ाकर 6% किया जाए और प्रांतीय सरकार जो स्टेट गवर्नमेंट है वो भी ज़्यादा से ज़्यादा जो भी रिसोर्स है वो उसके लिए जुटाए, संसाधन जुटाए। साथ ही शिक्षा के किसी भी स्तर पर छात्रों के प्रवेश संबंधी राष्ट्रीय नीति का निर्धारण किया जाए, नेशनल पॉलिसी बनाया जाए। नेक्स्ट है संविधान के आदेश का अनुपालन किया जाए और 6 to 14 ईयर्स के एवरेज चाइल्ड को फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन देने की व्यवस्था की जाए और जन साधारण की निरक्षरता को दूर करने के लिए प्रौढ़ शिक्षा एडल्ट एजुकेशन की व्यवस्था की जाए। उच्च प्राथमिक स्तर पर अर्थात निम्न माध्यमिक स्तर पर केवल इच्छुक छात्र छात्राओं को ही प्रवेश मिलना चाहिए। प्रतिभाशाली छात्र छात्राओं की खोज की जाए, उन्हें अपनी प्रतिभाओं का विकास करने के अवसर दिए जाए। कृषि, व्यावसायिक और तकनीकी शिक्षा की आवश्यकता अनुसार ही प्रवेश दिया जाए और शिक्षित एवं प्रशिक्षित व्यक्तियों के ज्ञान कौशल, जिसमें मानव शक्ति को अद्यतन एवं उपयोगी बनाने के लिए सतत शिक्षा की व्यवस्था की जाए। इस तरह से हम देखते हैं कि उन्होंने छात्र नामांकन, स्टूडेंट इनरोलमेंट एंड मैन पावर की बात करते हैं, जिसमें भविष्य में किसी भी स्तर की किसी भी प्रकार की शिक्षा का विस्तार मानव शक्ति अर्थात शिक्षित व्यक्तियों को रोजगार मिलने के अवसरों को ध्यान में रखकर किया जाए। इस तरह से हम देखते हैं कि उन्होंने अपने रिकमेंडेशन के आधार पर, अपने सुझाव अनुशंसाओं के आधार पर शिक्षा के समस्त पहलुओं पे वो फोकस करते हैं, जिसमें है कि सबसे पहले एम्स ऑफ एजुकेशन, फिर स्ट्रक्चर ऑफ एजुकेशन, एडमिनिस्ट्रेशन, फाइनेंस एंड प्लानिंग ऑफ एजुकेशन, स्कूल एजुकेशन, यूनिवर्सिटी एजुकेशन, एग्रीकल्चर एजुकेशन, वोकेशनल एंड टेक्निकल एजुकेशन, साइंस एजुकेशन एंड रिसर्च, टीचर स्टेटस एंड टीचर एजुकेशन, women's education, adult education, equality of educational opportunity, curriculum, teaching method, textbook, guidance and counseling, examination, evaluation, students enrollment and manpower। सभी शिक्षा की जो 19 ये सारे जो सजेशन उनके द्वारा दिया गए हैं, ये शिक्षा के सभी स्तरों पे उन्होंने फोकस करते हुए अपने सुझाव दिए हैं, जिसके आधार पर शिक्षा के सभी स्तरों पे गुणात्मक विकास हो सके। आई होप कि आप
को ये वीडियो लेक्चर क्लास समझ में आया हो। अगर जिन्हें नहीं आया हो प्लीज़ डिस्कस कीजिएगा। थैंक यू।